हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम स्टडी करने जा रहे हैं एज्योर एक्सटर्नल आइडेंटिटीज़ के बारे में और साथ ही साथ हम स्टडी करेंगे कंडीशनल एक्सेस के बारे में। ओके, सो पिछले वीडियो में हमने डिफरेंट ऑथेंटिकेशन मेथड्स के बारे में स्टडी किया था। सो इस वीडियो में हम ये स्टडी करेंगे कि अगर किसी एक्सटर्नल बॉडी को अगर ऑथेंटिकेट करना है तो हम उसे कैसे करें। ओके, क्योंकि एक तो हो गया कि आपका इंटरनली जितने भी कंपनी में एम्प्लॉई है, चाहे जो इंटरनल एप्लीकेशंस का ऑथेंटिकेशन करना है, तो वहाँ तो कंपनी का ईमेल आईडी है, जिस ईमेल आईडी के को लेकर के आप ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। ओके, बट यहाँ पर एक्सटर्नल तो उसका ईमेल आईडी भी डिफरेंट होगा, तो वो कैसे हम ऑथेंटिकेट करेंगे ये यहाँ पे बताया गया है। तो अब इसके लिए एक देखिए, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एक्सटर्नल आईडी के बारे में बताया गया है। ओके, सो कैसे हम करेंगे इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले तो हमें जो एक्सटर्नल आइडेंटिटीज़ है उसके बारे में स्टडी करना होगा। तो इसके लिए इस इमेज पर हम आते हैं। तो एक्सटर्नल आइडेंटिटीज़ कैसे एज्योर में मेंटेन होती हैं, तो इसके लिए यहाँ पर आप देखिए कि दो बताया गया है। एक B2B कोलैबोरेशन, ओके, बिजनेस टू बिजनेस कोलैबोरेशन, और नीचे है एज्योर AD के थ्रू B2C, बिजनेस टू कस्टमर या कंज्यूमर। ओके, सो ये कैसे होता है अब ये देखिए। तो एक तो जैसे कि अभी आप देखते हैं क्या होता है कि आपके पास किसी किसी एप्लीकेशंस का इनविटेशन आता है। ओके, जिसमें कि आप जा कर के अपना लॉगिन क्रिएट कर सकते हैं, और लॉगिन क्रिएट करने के लिए भी साइन अप के लिए जो है आपके पास क्या आता है कि आप अपना फेसबुक लॉगिन है, गूगल लॉगिन है, या जो भी आपका सिस्टम में लॉगिन है, उस लॉगिन के थ्रू आप इजी वे में उसमें ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जो है काम करता है माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एक्सटर्नल आईडी। ओके, सो सपोज कीजिए कि मान लिया जाए, एक एग्जांपल लेते हैं कि ऑफिस 365 जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। ठीक है, और हम क्या करते हैं कि हम अपनी कंपनी की आईडी से या नहीं तो अपनी पर्सनल आईडी से भी उसको एक्सेस करते हैं। तो उसको एक्सेस करते हैं तो वो जाता है और जा कर के वो माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एक्सटर्नल आईडी जो है उसको वो क्रिएट करता है और उसको मैनेज करता है। ओके, सो यहाँ पर जो बिजनेस हो गया, या तो कोई पार्टनर हो सकता है, कोई वेंडर हो सकता है, कोई सप्लायर हो सकता है, और कोई अदर जो कोलैबोरेटर्स होते हैं वो सारे हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपने देखा तो जैसे कि मैंने बताया कि पार्टनर, जैसे लाइक सपोज कीजिए कि यहाँ पे आपकी कंपनी हो गई, वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट हो गया। ठीक है, तो दोनों पार्टनर्स हैं, तो दोनों के बीच में B2B कोलैबोरेशन होगा। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है वो एज्योर AD B2C। ओके, तो यहाँ पर मैंने ऊपर ऑफिस 365 का, दोनों में एक ही एग्जांपल लेते हैं, समझने के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, ऑफिस 365 दिया और आप अपनी कंपनी की आईडी से एक्सेस कर रहे हैं, तो आपको हो सकता है कुछ लेवल अप तक आपको एक्सेस मिले किसी भी एप्लीकेशन में। ऑफिस 365 ही नहीं, बहुत सारी एप्लीकेशंस में मिल सकती है। ओके, और दूसरा क्या है कि आपके पास जैसे कि पब्लिश्ड ऐप है ऑफिस 365, अब उसमें जो है आप अपने पर्सनल आईडी से लॉगिन कर रहे हैं। ठीक है, तो आप जो आप कंज्यूमर हो गए यहाँ पे। ठीक है, तो उस सिचुएशन में आपके पास कुछ कस्टम पॉलिसीज बनाई जाती हैं कि अगर हाँ कोई एक्सटर्नल बॉडी अगर लॉगिन क्रिएट कर रहा है तो उस सिचुएशन में उसे क्या क्या फैसिलिटीज़ देनी है। ओके, अगर वो सारी फैसिलिटीज़ एक्सटर्नल में सिंगल पर्सन को भी दे और कंपनी को भी दे, तब तो कोई मतलब नहीं बनता। इसीलिए क्या होता है कि कुछ पॉलिसी डिफाइन की जाती है और सर्टेन लेवल तक ही एक्सेस दिया जाता है। ओके, तो ये आपका हो गया B2C। अब देखिए, इसके अलावा इसमें अगर आप आगे जाते हैं तो जैसे कि मैंने एक बताया कि B2B कोलैबोरेशन, तो इसमें भी ऐसा नहीं होता कि आपको कंप्लीट एक्सेस मिलेगा।
वो डिपेंड करता है आप किस तरह का कोलैबोरेशन आपका प्रोवाइडर के साथ में है। तो ज़्यादातर हो सकता है हम कह सकते हैं कि गेस्ट यूजर के तौर पे एक्सेस मिलता है। ओके, और एक B2B डायरेक्ट कनेक्ट जो है ये आप दूसरा इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। ओके, दोनों के बीच में, और दोनों के बीच में जो कंज्यूमर है और वो जो प्रोवाइडर है, तो उससे क्या होता है कि कुछ लेवल अप तक वो एक्सेस प्रोवाइड करता है। ओके, तो ये आपका B2B डायरेक्ट कनेक्ट हो गया। और तीसरा जो आपका है आपका B2C, तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी बिजनेस टू कस्टमर। ओके, तो इसमें कोई भी एप्लीकेशंस जो जैसे कि ऑफिस 365 का एग्जांपल दिया मैंने, या कोई भी SaaS है, ओके, तो वो सारे माइक्रोसॉफ्ट ऐप पे हम यूज़ करते हैं, एक्सेस करते हैं, तो एज वो क्या हो गया आपका B2C हो गया। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि एक्सटर्नल आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं और कैसे ये मैनेज होता है। ओके, तो ये सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट है। इसके अलावा अब जो इसका सेकेंड जो पार्ट है इस वीडियो का, उसको मैं अब कवर करने जा रहा हूँ, और वो पार्ट है आपका एज्योर कंडीशनल एक्सेस का। तो देखिए, एज्योर कंडीशनल एक्सेस में आप सिंपल समझिए कि कुछ जैसे कि सिग्नल है, सिग्नल जा रहा है, यहाँ पे डिसीजन लिया जा रहा है, फिर आपको सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, मीन्स कि कंडीशन दिया जाता है। कंडीशनल मतलब कह सकते हैं कि कुछ कि अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, ऐसा है तो ऐसा होगा। ओके, सो सपोज कीजिए कोई सर्विस प्रोवाइडर है और सर्विस प्रोवाइड करता है, तो उसकी सर्विस जो है वो केवल इंडिया में ही एक्सेस कर सकते हैं आप। ठीक है, अगर आप इंडिया से बाहर जाते हैं तो एक्सेस नहीं कर सकते। तो पहला फैक्टर तो इसका लोकेशन होता है कि किस लोकेशन के लिए वो एप्लीकेशन बनी हुई है। ओके, तो अगर मान लिया जाए, सपोज कीजिए कि कोई अब इंडिया का कोई ये बैंक है, लोकल बैंक कहिए या नेशनल लेवल का बैंक है। ठीक है, तो नेशनल लेवल का बैंक है तो इसके कस्टमर कंज्यूमर्स आपके उसी इंडिया में ही होंगे। ठीक है, बाकी बाहर भी एक्सेस होगा, लेकिन हो सकता है कि उसमें आप हो सकता है आप एक्सेस करके कभी ट्राई करें, हो सकता है कुछ लिमिटेड एक्सेस होगा। ओके, तो यूजर बेस लोकेशन पे डिपेंड करता है। तो सपोज कीजिए कि मान लिया जाए कि कोई ऐसा एप्लीकेशन आपने बनाया, उस एप्लीकेशन में आप नहीं चाहते हैं कि कुछ सर्टेन पार्ट जो है वो किसी दूसरी कंट्री में, किसी दूसरे लोकेशन में एक्सेस किया जा सके, तो वहाँ पे आप कंडीशनल एक्सेस लगा सकते हैं। दूसरा, एक ये कॉमन एग्जांपल एक और है कि डिवाइस। सो आप किस डिवाइस से उस सर्विस को यूज़ कर रहे हैं ये भी डिपेंड करता है। ओके, सो सपोज कीजिए कि आप अपने लैपटॉप से यूज़ कर रहे हैं या आप अपने मोबाइल से यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें भी डिफरेंस आ जाएगा कि मोबाइल पे यूज़ कर रहे हैं तो इनको ये फैसिलिटी दो, लैपटॉप पे यूज़ कर रहे हैं तो इनको ये पूरी फैसिलिटी दो। एक आपको रिसेंट एग्जांपल मैं बताता हूँ। एक मैंने पोस्ट देखा था, उस पोस्ट में ये था कि एक ही प्रोडक्ट, मतलब ये किसी ये आप कह सकते हैं ई कॉमर्स पे साइट का ही था। ठीक है, अब किसका था नाम नहीं मैं यहाँ बताऊँगा। ठीक है, बट ये है कि उसमें एक ही प्रोडक्ट आपको दोनों साइट में था, और एक बंदे ने क्या किया कि एंड्रॉयड फ़ोन पे उसे ओपन किया उसी प्रोडक्ट को, और एक बंदे ने iOS पे ओपन किया। ओके, तो इसने देखा क्या कि उसी प्रोडक्ट का कॉस्ट जो है ठीक सेम टाइम पे तकरीबन 1000 रुपीज़ का डिफरेंस है। ओके, एंड्रॉयड पे वो 4000 समथिंग का दिख रहा था और iOS पे 5000 समथिंग का दिख रहा था, जबकि प्रोडक्ट दोनों सेम ही थे, सेम कंपनी, सेम वेराइटी, सब कुछ सेम। ओके, तो ये भी एक मार्केटिंग का एक स्टंट होता है। ठीक है, जनरली iOS मोबाइल
थोड़ा सा कॉस्टली होता है, तो जो रिच पीपल जो होते हैं उन तक जाता है। एंड्रॉयड भी है कॉस्टली, बट ये थोड़ा सा क्या कह सकते हैं कि ये कॉमन मैन के पहुंच पे है, तो ये कॉमन मैन के पास ज़्यादा होता है। ओके, सो अब ये एक डिफरेंस है। तो ये सारे फंक्शंस, ये सारी चीज़ें जो है आप कंडीशनल एक्सेस पे मेंटेन कर सकते हैं। ओके, तो ये है कंडीशनल एक्सेस। तो आशा है ये दोनों टॉपिक आपको समझ में आया होगा। ओके, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।